ठीक है, तो पार्ट 1 में हम टेनोफॉविर तक कंप्लीट किया था। तो हमने पार्ट 1 टेनोफॉविर में मैंने डोज बता रहा था मैं आपको। टेनोफॉविर का डोज कितना था? टेनोफॉविर का डोज था 300 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, तो मतलब 300 मिलीग्राम पर डे हम दे रहे थे दवाई। ठीक है, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में, जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? हम सबसे पहले ग्राफ से हम थोड़ा सा इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको याद करेंगे कि हम मतलब इस पार्ट को हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ इस ग्राफ को पहले सबसे पहले आप ड्रॉ करो। ठीक है, हमने मान लीजिए ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ में अब हम समझेंगे कि कब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको इन्फेक्शन हुआ हेपेटाइटिस बी का। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, तो हम इसमें इसको कैसे याद रखेंगे? इधर डे लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 4 वीक। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 8, ठीक है, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 32 और लगभग 36 के करीब। ठीक है, ये लिख दिया। अब मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ, तो उसमें सबसे पहला क्या हुआ? मतलब सबसे पहला उसमें क्या चेंजेस हमको देखने को मिला? इस ग्राफ के हिसाब से हमें क्या देखने को मिला? तो इन पेशेंट्स में सबसे पहला हम कहते हैं ना, सबसे पहला जो एंटीजन अपीयर होता है वो कौन सा होता है? तो सबको जानकारी है, सबसे पहले कौन सा एंटीजन अपीयर हुआ? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ठीक है, तो ये वाला जो एंटीजन था, उस एंटीजन का क्या नाम था? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ठीक है, ये सबसे पहले फर्स्ट अपीयर हुआ ब्लड में। ये फर्स्ट अपीयर हो गया हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। इसका ग्राफ जो था वो पहले ऊपर की तरफ गया और फिर धीरे 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 ये जब इस पे आया, तुम्हारा 24 28 पे आया, तो लगभग मान लीजिए यहाँ पे आते आते इसका ग्राफ वापस नीचे आने लगा। ठीक है, अब ये ग्राफ यहाँ पे नीचे आने लगा। अब ये 20 जो ये वाला टाइम है आपका कौन सा? 24 से, सॉरी, ये ग्राफ यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ पे नीचे आया। तो जो टाइम है आपका 24 से लेके 28 वाला, ठीक है, ये 24 से जो 28 का टाइम है, इसको आप बोल सकते हो कि ये गैप पीरियड है। गैप पीरियड है। इसमें अब इस गैप पीरियड में अभी कुछ भी नहीं है। मान लीजिए अभी यहाँ पे हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन भी नेगेटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये गैप पीरियड में है। क्योंकि इस गैप पीरियड के बाद में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी बनने लगी है। ये तो यहाँ पे अब हमको एंटी एच बी एस मिल रहा है। एंटी एच बी एस मिल रहा है। ठीक है, तो ये दो बात समझ में आ गई कि जब भी गैप पीरियड पे सवाल आएगा तो उस पर ना तो आपको हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मिलेगा, ना ही आपको एंटी एच बी एस मतलब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव मिलेगी। दोनों पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सवाल आता है फिर उस टाइम पे हमको क्या चीज़ मदद करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में? क्या चीज़ हमको मदद करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में? ठीक है, तो ये दो पार्ट हमने अगर हमको क्लियर है तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे होगा आसान? देखो, तो अब जैसे हमने एक सरफेस एंटीजन पढ़ा, तो वैसे ही मैं कहता हूँ ना, कुछ ना कुछ तो एंटीबॉडी अपीयर होगी। तो बिल्कुल होगी। तो सबसे मेन जो एंटीबॉडी होती है, मैं बोलता था कि कोर एंटीजन कभी नहीं आता ब्लड में, कोर एंटीबॉडी आती है। ठीक है, तो क्या आने लगेगा यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ पे ये एंटीबॉडी आपकी बन रही है। ठीक है, ये वाली आपकी मान लीजिए एंटीबॉडी है। कब तक आ रही है? ये भी एंटीबॉडी चल रही है मान लीजिए गैप पीरियड तक। ठीक है, तो ये वाली एंटीबॉडी का नाम क्या है? सिंपल IgM है। पहले एम अपीयर होती है ब्लड में, एंटी HbC। तभी मैं बार बार पुराने वीडियो में बता रहा था कि IgM एंटी HbC है। ठीक है, IgM एंटी HbC है। ये कोर के अगेंस्ट एंटीबॉडी एम बनी, सबसे पहले ही अपीयर हुई। ये गैप पीरियड को उसने जैसे ही क्रॉस किया, गैप पीरियड जैसे ही क्रॉस हुआ, अब ये जो गैप पीरियड है, मान लीजिए ये वाला पार्ट है, इसको जैसे ही क्रॉस किया, अब यहाँ पे जो ब्लड में एंटीबॉडी है वो कौन सी? IgG मिल रही है, एंटी HbC। वापस कोर के अगेंस्ट एंटीबॉडी पर IgG हो गई। ठीक है, ये हमको पूरा पार्ट समझ में आ गया इस चार्ट के द्वारा। अब हमको इसमें और क्या इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमको याद रखना है? अब हो सकता है कि इन पेशेंट्स में हमको जो
जो पॉइंट्स है जो हमको देखने के लिए, अब हमको ये तो पता है कि रेप्लिकेशन के लिए तो मैं अभी इसमें इस चार्ट में नहीं बता रहा क्योंकि HBE का लेना देना है रेप्लिकेशन से, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ सवाल आपको कंप्लीट कराता हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में। अब यहाँ से आप एक दो चीज़ समझ जाओगे। कैसे, देखो, अब मान लीजिए पहला केस देखते हैं, है ना। मैं आपको पहले यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप बोल रहे हो आपको anti-HBS मिल रहा है, मान लीजिए किसके ब्लड में, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि anti-HBS का मतलब हो गया है कि यहाँ पे जो ये सरफेस एंटीजन इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है, ठीक है। इसका मतलब दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। या तो हम नंबर 1 बोलेंगे कि प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी है, मतलब ऑलरेडी एंटीबॉडी उसमें बन चुकी है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, नंबर 1। या नंबर 2 हम बोलेंगे कि वैक्सीनेटेड है बंदा, या तो वैक्सीनेटेड है, ठीक है। या पहले उसको इन्फेक्शन हुआ था बट अब बॉडी ने इस वायरस को क्लियर कर दिया, बॉडी ने इस वायरस को क्लियर कर दिया। ये रिप्रेजेंट करता है आपका anti-HBS, ठीक है। अब मान लीजिए HBE वाला सबको पता है, पर इसमें मेन है, मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, anti-HBC। अब मान लीजिए अगर मैं कहता हूं anti-HBC, मतलब ये किस पे आ गए अपन, वापस कोर पे आ गए। मैं कह रहा था ना कोर एंटीजन कभी अपेयर नहीं होता, पर ब्लड में सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सी अपेयर होती है, तो anti-HBC, ये एंटीबॉडी है। पर एंटीजन सबसे पहले कौन सा अपेयर होता था, तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन अपेयर होता था। ये तो एंटीबॉडी है, ठीक है, पर एंटीबॉडी कौन सी अपेयर होती है, तो anti-HBC। अब इसमें दो था, याद है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं IgM है, तो M अगर है तो M पहले आ रही है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, एक्यूट हेपेटाइटिस बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो कि हो सकता है केस जो है वो आपका किस चीज़ का है, एक्यूट हेपेटाइटिस का केस है, मान लीजिए। या हमने एक और जगह कब पढ़ी थी IgM, देखो ध्यान से अपना डायग्राम को देखो, गैप पीरियड दिख रही है, गैप पीरियड में कौन सी एंटीबॉडी, IgM anti-HBC, तो गैप पीरियड में भी कौन सी एंटीबॉडी मिल रही है, या तो एक्यूट हेपेटाइटिस में या आपको मिल रही है गैप पीरियड में। ये दो बात समझ में आ गई, anti-HBC IgM एक्यूट हेपेटाइटिस में या गैप पीरियड में। पर यही क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे एग्जामिनर, उसने बोला कि नहीं मुझे बताओ IgG के बारे में, अगर उसने बोला कि भाई IgG अगर मिल रही है आपको ब्लड में, IgG यही वाली है anti-HBC IgG, जो एंटीबॉडी कोर के अगेंस्ट IgG मिल रही है, तो G मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोनिक हेपेटाइटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट के क्वेश्चन समझ में आ गए। भी अपन इसका एक चार्ट पढ़ेंगे जिससे हमको सारे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। anti-HBS समझ में आ गया, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी या वैक्सीन, अगर हमको ये दिख रहा है हाँ यार वैक्सीनेटेड है या प्रोटेक्टिव। अगर सिर्फ anti-HBS के बजाय लिखा रहता HBS मतलब सरफेस एंटीजन लिखा रहता तो बोलते हैं नहीं यार हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है इसको। anti-HBC मिल रहा है IgM, अरे एक्यूट हेपेटाइटिस है। या हो सकता है गैप पीरियड में हो, गैप पीरियड कैसे पता कर रहे हो, गैप पीरियड में अभी ना तो ब्लड में HBS एंटीजन मिल रहा है ना ही ब्लड में anti-HBS मिल रहा है, गैप पीरियड में सिर्फ क्या मिल रहा है IgM anti-HBC मिल रहा है, ये मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रोनिक है तो IgG है, ठीक है। तो ये वाले सारे पार्ट हमारे क्लियर हो गए, ओके। अब इससे हमको एक और बेनिफिट मिलता है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर हमारा ये वाला पार्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है, मतलब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो अपन अभी उन्हीं पार्ट पे अपन मूव करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग वाले पार्ट पे अपन मूव करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दो चार्ट तैयार कराऊंगा, दो चार्ट आपको सबसे मेन इसमें पढ़ना है, फिर अपन आगे मूव करेंगे, ठीक है। पेपर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम एक चार्ट पढ़ेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले अपन इनके बारे में समझते हैं, इस चार्ट के बारे में। तो आप मेरे साथ एक चार्ट बनाइए और इसको बाय हार्ट याद करने की कोशिश करें साथ साथ, तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। देखो जो जो अपन ने पार्ट पढ़े ना अभी अपन सिर्फ उनको ही रिवाइज करेंगे। कैसे, देखो एक एक करके। सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, एक चार्ट अगर अपन पढ़ रहे हैं तो अपन लिखते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, सबसे पहले लिखा। फिर मैं लिख रहा हूं एक तरफ anti-HBS मान लीजिए, ठीक है, तो वही एंटीबॉडी HBS, ठीक है, दो। तीसरे पे मैं क्या लिख रहा हूं जो और इंपॉर्टेंट है, anti-HBC
HBC मतलब कोर एंटीबॉडी, और चौथे पे अपन क्या लिख रहे हैं, एक और HBE एंटीजन। ठीक है, अब इनके बेस पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर चेंज होंगे, इनके बेस पे। ये 4 पार्ट अगर आपके क्लियर है तो बहुत आसान है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत आसान। अच्छा, मोटा मोटा हमको क्या क्या पता है, हमको ये पता है कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो होता है, जिसमें फर्स्ट लिखा है वो फर्स्ट अपीयर होता है। बेसिक बेसिक क्या क्लियर है, फर्स्ट अपीयर होता है। NTHBS हमको पता है, हाँ ये बॉडी बन गई मतलब वैक्सीनेटेड या प्रोटेक्टिव है। NTHBC कोर, अच्छा ये फर्स्ट एंटीबॉडी है जो अपीयर होती है, इसमें हमने 2 पढ़ा था, IgM या IgG। IgM अगर है तो एक्यूट हेपेटाइटिस, IgG है तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस, या IgM है तो गैप पीरियड में। HBE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेप्लिकेशन। बस अब आप इसमें, आप एग्जामिनर कुछ भी बनाएगा आपके आंसर अपने आप बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, पहला केस, फर्स्ट केस, हमारे पास कुछ केस आए हॉस्पिटल में, मैं बोल रहा हूँ सबसे पहला फर्स्ट केस। फर्स्ट केस को आपने कैसे डील करना है, फर्स्ट केस को आपने कैसे डील करना है। तो जैसे मान लीजिए हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है। अब देखो आपकी ब्लड रिपोर्ट है, उसमें आपको दिखा HBS पॉजिटिव, ठीक, HBS। बाकी देखो अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स एंटीबॉडी तो नहीं बनी होगी ना, तो तभी एंटीजन है, तो ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। NTHBC ऑफकोर्स, हाँ ये हमको दिखा, हमने देखा इसमें IgM था, और HBE देखा ये भी पॉजिटिव है, तब समझ में आ गया सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, IgM पॉजिटिव है, और HB तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, IgM अगर प्रेजेंट है, HBC प्रेजेंट है, तो हमने पढ़ा ना कोर ऐसी एंटीबॉडी होती है जो सबसे पहले ब्लड में अपीयर होती है। तो क्या कहोगे आप, एक्यूट हो गया केस, तो क्या बोल रहे हो, डायग्नोसिस में क्या बना आपका, एक्यूट हेपेटाइटिस तो बन गया, आ गया समझ में। हेपेटाइटिस क्यों कह रहे हो, HBS सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, एंटीबॉडी में कोर एंटीबॉडी बनी IgM। अगर ये NTHBS होता तो या तो रिकवर हो जाता या वैक्सीनेटेड होता, पर अभी तो सरफेस ही मिल रहा है, तो एक्यूट हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है। और HBE पॉजिटिव है तो सॉरी, एक्यूट हेपेटाइटिस हाईली इन्फेक्शियस। सिंपल, कोई ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, जस्ट कॉमन सेंस लगाओ, आंसर आपका तैयार है। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा केस आता है। फर्स्ट केस खत्म, फर्स्ट केस हमने डायग्नोसिस बना दी कि सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, ठीक है। हेपेटाइटिस का केस NTHBS होता तो भाई वैक्सीनेटेड होता बंदा, या तो रिकवर हो चुका होता। NTHBC IgM में तो ऑफकोर्स एक्यूट हेपेटाइटिस है, HBE है तो हाईली इन्फेक्शियस है। डन। दूसरा केस देखते हैं, सेकेंड केस। सेकेंड केस आया हॉस्पिटल में, उसमें देखा तो हेपेटाइटिस बी भी पॉजिटिव है, सरफेस एंटीजन, ये नेगेटिव था, फर्क ये था IgG है और ये पॉजिटिव है। अब सबको पता है अब सबको पता है कि इसमें, अब सबको ये बात पता है कि अब इसमें देखोगे तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है, पॉजिटिव है, मतलब इन्फेक्शन है, मतलब ये वैक्सीनेटेड तो नहीं है, ये रिकवर भी नहीं हुआ, IgG मिल गया मतलब क्रॉनिक मिल गया, पॉजिटिव हाईली इन्फेक्शियस, तो क्या बोलोगे, सिंपल, क्रॉनिक हेपेटाइटिस हाईली इन्फेक्शियस। सिंपल, तो हमने ये वाला पार्ट भी क्लियर कर लिया। दो केस खत्म, अब तीसरे केस पे आते हैं। तीसरे केस में क्या बोला उसने, थर्ड केस में क्या बोल रहा है वो, थर्ड केस में उसने बोला कि ठीक है, दो केस खत्म। थर्ड केस में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है तो आप समझ गए कि यार ये या तो रिकवर हो गया है या वैक्सीनेटेड हो सकता है, आपका यही आधा सॉल्व हो गया। आपने देखा तुरंत एंटीबॉडी आपको पॉजिटिव मिल गई, या हो सकता है HBC में आपको IgG मिल गया, पर HBE एंटीजन में नेगेटिव आ रहा, तो आप समझ गए, एक तो सरफेस एंटीजन है नहीं मतलब रिकवर है, NTHBS मिला, हो सकता है तो वैक्सीनेटेड है या रिकवर है। फिर आपको जब IgG मिली, अगर ये IgG मिल गई तो आप समझ गए नहीं यार इन्फेक्शन हुआ था पर वो रिकवर हो गया इन्फेक्शन के कारण, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, इसको क्या बोल सकते हैं, ये रिकवर है, ये बंदा रिकवर हो गया इन्फेक्शन से। बट यही वाले सिनारियो में आप देखते हैं ये नेगेटिव है, मान लीजिए बस ये पॉजिटिव अगर आ रहा है, सिर्फ ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो आप क्या बोलोगे, अब बताओ क्या बोलोगे, अब समझ में आ गया, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
एंटीजन नेगेटिव मतलब हिपेटाइटिस अब लग नहीं रहा, एंटी-एचबीएस है मतलब कि ये बंदा वैक्सीनेटेड है। अच्छा, वैक्सीनेटेड रिकवर में कैसे डिफरेंस किया? अरे इसमें आईजीएम बनी होगी पहले, फिर आईजीजी बनी, मतलब ये रिकवर हुआ है। बट यहाँ पे तो है ही नहीं, मतलब ये ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है बंदा, तो इसमें सिर्फ एंटी एचबीएस मिल रहा है मेरे को, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया? ये बंदा आपका वैक्सीनेटेड हो गया, ये भी वैक्सीनेटेड हो गया। चलो, अब हमारे 4 केस खत्म हो गए। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है 5th केस की तरफ। 5वें केस में हमको क्या याद रखना है? 5वें केस में आप समझने की कोशिश करो, ठीक है? 5th केस में हमको क्या याद रखना है? तो जो 5वां केस था उसमें अगर आप देखोगे तो ठीक है, हाँ ये 2 केस हो गए। अब हम 5th केस की तरफ आते हैं, है ना? तो 5th केस में क्या हुआ कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन भी नेगेटिव है, एंटी एचबीएस भी नेगेटिव है, बस मात्र मेरे को आईजीएम पॉजिटिव मिल रहा था, बाकी सब नेगेटिव है। तो मैंने आपको ये पहले भी समझाया था कि अगर सब नेगेटिव है हेपेटाइटिस, मैंने कहा था ना पहले भी कि गैप पीरियड ऐसी जगह है ना, तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मिलेगा ना एंटीबॉडी पॉजिटिव मिलेगा, सिर्फ आईजीएम एंटीबॉडी कॉर पॉजिटिव है। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि किस पीरियड में हो आप? अभी आप गैप पीरियड में हो, तो अपने को क्या याद रखना है कि अभी आप किस में हो? तो गैप पीरियड में हो। ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है? अब मान लीजिए ऐसा कैसा पार्ट आता है, लास्ट केस आपका 6th केस आता है। 6th केस आता है, 6th केस में आपने क्या पढ़ा? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन भी नेगेटिव है साहब, ठीक है? आपका एंटी एचबीएस भी नेगेटिव है साहब, पर आपको अभी सिर्फ आईजीजी मिल रहा है, मतलब एंटीबॉडी आईजीजी मिल रही है, ठीक है? और एचबीई भी कम है। तो आप बोल सकते हो कि ये पेशेंट या तो लो लेवल कैरियर है, या उसमें रिमोट इन्फेक्शन है, या उसमें रिमोट इन्फेक्शन है। कब बोल रहे हो? जब सिर्फ आईजीजी आया है। तो अगर आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस चार्ट को कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस करो। अगर आपने बेसिक पुराने वीडियो पार्ट 1 में जाके इसमें एटलीस्ट वो जो ग्राफ पढ़ा था हमने वो पढ़ लो, तो उससे आपको सारे पार्ट एक एक क्लियर हो जाएंगे, कब क्या आपको कैसे सोचना है, ठीक है? तो ये वाला अगर हमारा पार्ट क्लियर है तो ये बहुत आसान है हमारे लिए, ठीक है? अब मान लीजिए ये वाला पार्ट भी हमारा डन हो गया, ठीक है? तो अब हम इसमें क्या पढ़ सकते हैं नेक्स्ट? अब हम इसमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स पढ़ते हैं, है ना? एक्यूट हेपेटाइटिस के पेशेंट्स में क्या क्या होता है, ठीक है? तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये वाला जो चार्ट है ना, इसको तो आप कम से कम बार बार कोशिश करो कि आप इसको बार बार अच्छे से याद रख सको, ठीक है? क्योंकि ये बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो इस पेशेंट्स में अब हम क्लिनिकल फीचर्स पे बात करते हैं कि हमें क्या क्या मतलब मेन पॉइंट्स जो याद रखने हैं, ठीक है? तो सबसे पहला पार्ट आपको याद रखना है कि जैसे सपोज कीजिए एक 20 ईयर का एक पेशेंट है ना? इस पेशेंट में हो सकता है कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा हॉस्पिटल में। तो अगर इसमें क्लिनिकल फीचर्स आएगा तो अपन इसको भी केस सिनारियो की तरफ से पढ़ते हैं, ठीक है? केस सिनारियो, वापस हम केस सिनारियो की तरफ से इसको पढ़ेंगे। तो कैसा केस आ रहा है? केस सिनारियो क्या रहा? मान लीजिए एक 25 ईयर का मेल है, 25 ईयर का मेल है, ठीक है? वो हॉस्पिटल में आता है, कंप्लेन करता है कि उसको वॉमिटिंग हो रही है। कंप्लेन क्या कर रहा है? वॉमिटिंग है। उसको हो सकता है नोजिया हो रहा हो, वॉमिटिंग हो रहा हो या नोजिया हो रहा हो, ठीक है? फिर हमने उसमें ये भी देखा पेशेंट में, तो पेशेंट में क्या क्या था? उसमें लो ग्रेड फीवर है। जब हमने उसको देखा तो हमको दिखा कि उस पेशेंट में लो ग्रेड फीवर है, पेशेंट में लो ग्रेड फीवर है। और एंड उसको उसमें क्या हो रहा था? राइट अपर क्वाड्रेंट जो था, ठीक है, जो राइट अपर क्वाड्रेंट है ना, उसमें उसको बड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है पास्ट 1 वीक से। तो ये सारे फीचर के साथ पेशेंट आया, ठीक है? जब हमने पेशेंट का ऑन एग्जामिनेशन हमने किया तो हो सकता है पेशेंट में हमको या तो इक्ट्रस मिले, या पेशेंट में हो सकता है हमको जॉन्डिस देखने को मिले। इक्ट्रस या जॉन्डिस मिल सकता है, ठीक है? तो हमको जनरली ये पेशेंट्स में फीचर्स मिले, नोजिया मिला हमको वॉमिटिंग मिली, है ना? लो ग्रेड फीवर मिला पेशेंट में, राइट अपर क्वाड्रेंट में डिस्कम्फर्ट था, ठीक है? ये सब चीज़ें हमको देखने को मिला।
अब हमने इसमें 2 पॉइंट और क्लियर करे। जब हमने उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो हो सकता है कि उसमें इक्ट्रा जॉन्डिस अगर है तो उसमें हो सकता है कि उसका जो सीरम बिलिरुबिन का लेवल है, सीरम बिलिरुबिन जो है वो मोर देन 2 मिलीग्राम परसेंटेज से ऊपर है। ठीक है, तो ये वाले पार्ट हमने सारे क्लियर करे, मतलब ये वाले इन्वेस्टिगेशन हमको थोड़े समझ में आए पेशेंट को लेकर। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या रहा इस पेशेंट का। जनरली मैंने आपको एक ही बात बोली कि अगर एक्यूट हेपेटाइटिस का केस भी है तो 90% तो रिकवर हो जाता है ना, 90% चांस होता है कि वो रिकवर हो जाता है। बट कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि मान लीजिए, सपोज कीजिए एक कि आप जब फर्स्ट टाइम पेशेंट आया था तो पहले जो था उसका लीवर साइज जो था पल्पेबल था, 1 वीक 2 वीक के बाद वो पल्पेबल ही नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि पेशेंट फल्मिनेंट हिपेटिक फेलियर में भी जा सकता है, तब उसको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें इसमें 2 मेन सिनारियोज को रखना है कि हो सकता है कि पेशेंट 90% केसेस में, तो एक्यूट हेपेटाइटिस के अगर 90% जो केसेस होते हैं उसमें तो पेशेंट रिकवर हो जाता है। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, मान लीजिए 10% केसेस है, उसमें हो सकता है कि पेशेंट फल्मिनेंट हिपेटिक फेलियर में चले जाए, फल्मिनेंट हिपेटिक फेलियर में भी पेशेंट जा सकता है। 90% पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, और रिकवर जब होते हैं तो हमको उसको जनरली क्या करना पड़ता है, अगर एक्यूट हेपेटाइटिस का पेशेंट, उसके ट्रीटमेंट में क्या करना है, हमको पेशेंट को सिम्टोमेटिक पेशेंट को मैनेजमेंट करना है। कैसे मैनेज करना है, एक्यूट हेपेटाइटिस बी का अगर पेशेंट है तो अभी हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा मैंने ऊपर ऊपरी बताया था कैसे मैनेज करना है। आप बेड रेस्ट करवा सकते हो पेशेंट का। ठीक है, हम पेशेंट में आईवी फ्लूइड्स वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, और अगर नोजिया वगैरह हो रहा है तो हम मोसोप्राइड करके दवाई दे सकते हैं, मोसोप्राइड दे सकते हैं फॉर नोजिया के लिए। ठीक है, ये वाले पार्ट हमको याद रखना है। तो ये जनरली एक्यूट हेपेटाइटिस का है, पर 10-15% केसेस में हो सकता है कि लीवर फेल भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि कोई पेशेंट है ना, ये तो एक्यूट हेपेटाइटिस का सिनारियो हो गया, पर क्या आप जानते हो क्रोनिक हेपेटाइटिस में क्या करना है। जैसे हमने उसमें जो पढ़ा था ना अभी कि हम दवाई दे रहे थे, टेनोफाविर दे रहे थे, एंटिकाविर दे रहे थे, पिछले लेक्चर में बताया था। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस की भी कहानी वही है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी अगर है तो हमको पेशेंट को दवाइयाँ देना है, हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, और ट्रीटमेंट में हमारे पास दवाइयाँ हैं ही, टेनोफाविर या एंटिकाविर हम दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको देखने से पहले भी हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमको चेक करनी पड़ती है पेशेंट में। ठीक है, तो मेन अभी अपन एक्यूट हेपेटाइटिस बी हमको याद है, बेड रेस्ट, आईवी फ्लूइड्स, और हम मोसोप्राइड दे सकते हैं फॉर नोजिया के लिए। अब मान लीजिए एक पेशेंट है हमारे पास, एक्यूट हेपेटाइटिस बी का डन हो गया और हमारे पास क्रोनिक हेपेटाइटिस, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है, जैसे सपोज कीजिए क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है ना, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है। अब अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है, उसको अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो पहले तो उस पेशेंट में ठीक है, पहले हम देख रहे थे तो उसमें क्या क्या आ रहा था, HBE एंटीजन भी पॉजिटिव है, और हमने जब पेशेंट का HBV DNA करवाया था, HBV DNA करवाया था, तो हमने देखा था वो भी मोर देन 2 × 10⁴ इंटरनेशनल यूनिट था। हमने SGPT करवाया था, वो भी डबल था। अब मान लीजिए इस पेशेंट का हमने अगर इसको हमने ट्रीट नहीं किया, इफ नॉट ट्रीटमेंट, तो ये किस में चले जाएगा, कंपनसेटेड सिरोटिक सिरोसिस पेशेंट में चले जाएगा, सिरोसिस कंपनसेशन में चले जाएगा। हो सकता है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी किस में चले जाए, अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो हो सकता है पेशेंट को सिरोसिस हो जाए, कंपनसेटेड सिरोसिस आपको देखने को मिल सकता है। इसमें भी यही कहानी है। ठीक है, अब हम इन पेशेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं, इन पेशेंट्स के लिए हमको क्या ट्रीटमेंट करना है। तो हमने पहले भी ट्रीटमेंट करा हुआ है, तो हमको दवाइयों के नाम याद रखने हैं। दवाई में 2 नाम याद रखने हैं, टेनोफाविर, टेनोफाविर का डोज तक याद करना था, हमने पढ़ा हुआ है 300 mg OD, या हम एंटिकाविर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले पार्ट हमारे हेपेटाइटिस बी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे। केस सिनारियो हमने समझ में आ गया कि एक्यूट हेपेटाइटिस 90% रिकवर हो जाता है, 10% चांस होता है कि फल्मिनेंट हिपेटिक फेलियर में
वो चले जाए, ठीक है। अब अगर आपने इतना पढ़ ही लिया है तो मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट इसमें 2 पार्ट क्लियर कर लो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखने के लिए। वो क्या था, मान लीजिए अगर हम वायरल मार्कर के बारे में बात करते हैं, सपोज करिए अब हम अलग अलग 4 प्रकार के, अगर हम हेपेटाइटिस पे बात करते हैं तो एक चार्ट में हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ठीक, इसमें हमको क्या क्या याद रखना है। एक मैंने बॉक्स बनाया है, आप इस बॉक्स को याद रखोगे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसको याद रखना बड़ा आसान है, मतलब इतना डिफिकल्ट है नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पास, अब हम एक सिनारियो पढ़ रहे हैं कि हम कब बोलेंगे कि एक्यूट हेपेटाइटिस ए है, कब बोलते हैं कि एक्यूट हेपेटाइटिस बी है, कब बोलते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस सी है, कब बोलते हैं कि ना तो नॉन ए है, ना बी है, ना सी है, तो क्या होगा, है ना, जब है ही नहीं तो फिर ई हो सकता है। तो हम इसको कैसे पता करें, तो सिंपल पार्ट है जो हमको याद रखना। अगर हमको वापस, हम उसी पार्ट को वापस डायग्राम में वही बनाएंगे जो हम पहले बनाते थे। मान लीजिए अगर हमने बनाया हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन लिखो, फिर हमने IgM लिख रखा है, ठीक है। IgM हमने क्या लिखा है, एंटी HAV, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा है, IgM एंटी HBC लिखा है, और हमने आखिरी में क्या लिखा है, एंटी HCVA और B, ठीक है। अब इस इन पॉइंट्स के बेस पे हम सारा अभी डायग्नोसिस बनाएंगे बैठ के। पहला पेशेंट आया, उसमें हमने देखा ये पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव था फर्स्ट पेशेंट में, ठीक है। हमने देखा IgM एंटी HEV नेगेटिव है, IgM हमने देखा एंटी HBC जो था वो पॉजिटिव था, पर HCV की जो एंटीबॉडी थी वो नेगेटिव। तो हमें समझ में आ गया कि यार ये केस तो सीधा सीधा एक्यूट हेपेटाइटिस बी का है। बी का कैसे पता किया कि बी का है, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ गया, हमको IgM एंटी HB कोर एंटीबॉडी मिल गई पॉजिटिव, और ये भी, ये दोनों पॉजिटिव मिल गए, समझ में आ गया कि एक्यूट हेपेटाइटिस बी का केस है, ठीक है। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था नहीं। अब मान लीजिए दूसरा केस है, दूसरे केस में हमने क्या देखा, ये भी नेगेटिव, ठीक है। हमने देखा सिर्फ ये पॉजिटिव है, IgM एंटी HAV पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। समझ में आ गया कि सिर्फ IgM एंटी HAV पॉजिटिव, मतलब क्या हो गया, एक्यूट हेपेटाइटिस ए, एक्यूट हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन है, ये भी समझ में आ गया। मतलब इसमें भी कुछ अलग से हमको दिक्कत नहीं आई समझ सॉल्व करने में। तीसरा सिनारियो देखा, तीसरा सिनारियो और आसान था, उसमें देखा तो सब नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सिर्फ एंटी HCV एंटीबॉडी पॉजिटिव थी। तो हमको समझ में आ गया सिर्फ एंटी HCV है तो मतलब ये एक्यूट हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है, सी का इन्फेक्शन है। और लास्ट सिनारियो देखा तो उसमें देखा ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी, मतलब ना तो सरफेस एंटीजन मिला तो ना तो बी रहा, IgM नहीं मिला, एंटी HAV नहीं मिला तो ए भी नहीं हुआ, एक्यूट हेपेटाइटिस ए भी नहीं हुआ, IgM एंटी HBC नहीं रहा तो एक्यूट हेपेटाइटिस नहीं रहा, ठीक है। और लास्ट हमने देखा HCV नहीं है तो मतलब हेपेटाइटिस सी नहीं, तो क्या बचा लास्ट, क्या होगा, नॉन ए, नॉन बी, नॉन सी, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स हेपेटाइटिस ई होगा। क्या होगा, हेपेटाइटिस ई होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको याद रखना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें एक, मैं अब आपको यहाँ पे एक सिनारियो क्लियर करा रहा हूँ छोटे से में, कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, है ना। अगर आपके पास एक केस आता है, जैसे जनरली एक पेशेंट है जॉन्डिस के साथ आ रहा है, तो हम अगर एक यहाँ पे छोटे से बॉक्स में 3-4 चीज़ें सीख लेंगे तो बहुत आसान रहेगी हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या क्या है देखो, अब हम थोड़ा सा एक अलग टॉपिक पे जा रहे हैं जिसको हमको यहाँ पे तैयार करना है। उस टॉपिक का नाम है, जैसे मान लीजिए आपने एक पेशेंट है, उसका वर्कअप किया, उसके वर्कअप में आपको क्या क्या मिला, 4-5 चीज़ें मिली जो आपको याद है। आपने पेशेंट के वर्कअप में सीरम बिलिरुबिन का चेकअप करवाया, आपने SGOT का चेकअप करवाया, जिसके बारे में हमेशा बोलता हूँ मैं, OT अल्कोहल ST, मैंने फिर कहा SGPT जिसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ALT, और मैंने सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल चेक करवाया, ठीक है। अब मेरे पास 3 तरह के जॉन्डिस है जिसके बारे में हमको जानकारी है। पहला केस था, पहला मान लीजिए मैं कह रहा हूँ हीमोलिटिक जॉन्डिस के बारे में, ठीक है। फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ
हिपेटोसेल्यूलर जॉन्डिस के बारे में, और लास्ट में मैं बात कर रहा हूँ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में। तो मुझे क्या क्या फीचर्स मिलेंगे कि मैं ये कहूँगा कि यार ये मुझे हिमोलिटिक जॉन्डिस में फीचर मिल रहे हैं, ये मेरे को हिपेटोसेलुलर में मिल रही है, या ऑब्स्ट्रक्टिव मिल रहे हैं। तो हम इसको एटलीस्ट कैसे याद रख पाएंगे फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो बड़ा आसान है इसको याद रखना। कैसे याद रखेंगे देखें, अगर हमको इतना समझ में आता है कि अगर हिमोलिटिक जॉन्डिस है, अगर हिमोलिटिक है तो हमको पता है कि अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो बढ़ेगा। ये तो पार्ट क्लियर है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा अगर हिमोलिटिक जॉन्डिस है तो, सिंपल, ये सबको सिनारियो क्लियर है। अगर आपका हिपेटोसेलुलर है तो उसमें भी आपको पता है अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डिस ही बढ़ेगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव अगर है तो आपको पता है कौन सा बढ़ेगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा। ये तीनों पार्ट तो क्लियर हो गए। अब एसजीओटी, एसजीपीटी, एसीपी में क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं सिंपल तरीके से आपको याद कराता हूं। अगर आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव वाला केस है, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में हमको सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट जो है बढ़ा हुआ मिलता है इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, ठीक है। इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में हमको ये बढ़ा हुआ मिलता है, कौन, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट। बाकी ये जो दोनों है, मतलब अगर आप हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस की बात करो या हिमोलिटिक की बात करो, उन दोनों में जो सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट है उसमें क्या क्या फर्क आएगा। तो हिमोलिटिक जॉन्डिस में भी नॉर्मल रहेगा और इसमें हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस में भी नॉर्मल रहेगा। तो इन दोनों में ये नॉर्मल है। बड़ा किस में है, तो आपको डाटा क्लियर है, बड़ा किस में, ऑब्स्ट्रक्टिव में बड़ा है। अब व्हाट अबाउट एसजीओटी, व्हाट अबाउट एसजीपीटी, इनमें क्या असर होगा। तो पहले अपन बात करते हैं हिमोलिटिक की। हिमोलिटिक का सिंपल सा फंडा है, एसजीओटी भी नॉर्मल है, एसजीपीटी भी नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। बट अगर हिपेटोसेलुलर है, हिपेटोसेलुलर है तो हिपेटोसेलुलर में एक बात तो समझ में आ रही है, हाँ दोनों में चेंजेस है। हमको एसजीओटी थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा, पर एसजीपीटी हमको ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। हो सकता है वायरल हेपेटाइटिस के कारण हुआ हो। तो हमने कहते हैं ना, अगर एसजीपीटी मोस्ट स्पेसिफिक है, अगर कोई लीवर के रिलेटेड प्रॉब्लम है, एसजीओटी नॉन स्पेसिफिक होता है। तो अगर एसजीओटी बढ़ा हुआ है, एसजीपीटी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये हिपेटोसेलुलर की तरफ है, ठीक है। व्हाट अबाउट ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जनरली हम यही बात बोल रहे हैं बार बार, इसमें भी लगभग हमको जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल ही देखने को मिलेगी। मतलब हमको एसजीओटी भी हो सकता है नॉर्मल देखने को मिले, ठीक है, हो सकता है एसजीपीटी भी नॉर्मल देखने को मिले। बट जो मेन है, जो मेन कल्प्रिट है, हमको जो याद रखना है वो यही है कि अगर हीमोलिटिक जॉन्डिस है तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा है, बाकी सब नॉर्मल है, एसजीओटी, एसजीपीटी, एसएपी। ऑब्स्ट्रक्टिव है तो कॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ है, और मेन क्या बढ़ा हुआ है, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट, बाकी सब नॉर्मल है। हाँ, बट अगर हिपेटोसेलुलर है तो एसजीओटी भी बढ़ा हुआ है, एसजीपीटी भी बढ़ा हुआ है, और सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट नॉर्मल है, ठीक है। तो ये वाला हम थोड़ा सा बियॉन्ड गए थे अलग से, और इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा याद कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास एक और सवाल आता है, कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि जैसे एसजीओटी जो होता है, एसजीओटी और एसजीपीटी है, ये हिपेटोसाइट में तो मिलते हैं, चलो ठीक है, पर कौन माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और कौन साइटोप्लाज्म में मिलता है। तो आप यहीं पे इस चीज़ को याद रख लो, तो जो आपको एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने में बड़ी मतलब मदद मिलेगी। क्या,